तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है? आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट होती है तो उनको 2 साल 3 साल बनने में टाइम लग जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्ड, मान लो आपको कोई डैम बनाने का काम दिए, कोई ब्रिज बनाने का काम दिए, मेट्रो रेलवे बनाने का काम दिए, तो वो प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको 2 से 3 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है ना? अब एक बात सोचो, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में तो 2 से 3 साल से ज्यादा टाइम लगा। सर, हाँ, आपकी आवाज कट गई, अभी क्या बोला? हम बोल रहे हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आप बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, तो आपको 2 से 3 साल मिनिमम लग जाता है ना कोई चीज कंस्ट्रक्ट होने में। यस। तो जब 2 से 3 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन होने में, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो भी कॉस्ट लग रहा है, आपको अपना अकाउंट्स तो हर साल के ईयर एंड में बनाना पड़ेगा एक बार 31 मार्च को। यस। तो आपको उस दिन कुछ तो नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो पूरा ही नहीं हुआ अभी, तो उसका एग्जैक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुश्किल है ना। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक बुद्धि लेकर आया जिसमें आप नॉशनल बेसिस पे, यानी थोड़ा एजम्पशन बेसिस पे, आप उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट और उस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना पीएल में डालें हर साल, वो एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो। ये चैप्टर इसी का बात करते हैं। हम आपको पहले 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म का बात करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले। एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब आप क्या समझते हो? ट्राई करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब आप क्या समझते हो? जो अमाउंट मिलता है। हाँ, एग्जैक्टली। मान लो हम आपको एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिए, या मान लो हमको 3 बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो आपको वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए आप हमको बोलोगे ना पूरा काम करके देने का इतना पैसा लेंगे, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ। मान लो पूरा तीनों बिल्डिंग बना देंगे, 2.5 साल का टाइम लगेगा और हम टोटल मिला के 70 लाख रुपया लेंगे, या 1 करोड़ लेंगे, या 5 करोड़ लेंगे, जो भी एक अमाउंट आप हमको बोलोगे ना, वो हो गया उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कैश रिसीव्ड। ये भी नॉर्मल है, एकदम दिमाग में आने लायक, कि कितना पैसा कब कब मिल गया, वो रिकॉर्ड करने चलना है, कितना पैसा मिल गया अब तक। क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम आपको एक फ्लैट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दें, मान लो उसका इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दें या फ्लैट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दें, तो हम लोग जब भी कोई फ्लैट बनाने का डील लेते हैं ना अपने हाथ में, तो हम लोग ये बात ज़रूर कर लेते हैं कि देखो दीवार वाल बन गया, पूरा रूम का ब्रेकअप बन गया, तो हमको इतना पेमेंट चाहिएगा। मान लो हम आपको एक फ्लैट बनाने का काम दिया, 70 लाख रुपया लगेगा, आप हमको बोले 70 लाख टोटल लोगे आप मेरे से, लेकिन आप ये बोल दिए कि देखो 15 लाख तुमको दे देना पड़ेगा जैसे ही पूरा फ्लोरिंग का काम हो जाएगा, उसके बाद और 12 लाख रुपए तुम हमको दे दोगे जैसे ही मान लो दीवारें बन गई, और हमको 10 लाख रुपए तुम दे देना जब क्या बोलते हैं वाइट वॉश हो जाए पूरा, और रिमेनिंग अमाउंट तब दे देना जब घर का दरवाजा बनना, कलरिंग वलरिंग सब कंप्लीट हो जाए। कंप्लीशन पे रिमेनिंग बैलेंस दे देना। ऐसे ही तो डील करते हो। यस सर। हाँ, तो आप जिस पूरा ईयर उस साल में मान लो 2.5 साल लगा, तो पहला साल के एंड में टोटल कितना कैश रिसीव कर लियो, दूसरे साल के एंड में टोटल कितना कैश रिसीव कर लियो, ये चीजें हो गई कैश रिसीव्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए वर्क सर्टिफाइड, और चौथा इंपॉर्टेंट टर्म होगा वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इसका मतलब क्या समझ में आता है? कुछ आता है मन में ये वर्ड सुनते ही? जो वर्क कंप्लीट हो गया है उसको वर्क सर्टिफाइड, और जो वर्क नहीं कंप्लीट हुआ है वो अनसर्टिफाइड। हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद नहीं, वर्क देखो होता क्या है ना, मान लो एक बिल्डर को काम मिला है पूरा घर बना के देने का, तो क्या होता है, इतना आप बोले हो ना कि
दीवारें बन जाएगी तो हमको इतना पेमेंट कर देना, फ्लोरिंग का काम हो जाए तो इतना पेमेंट कर देना। तो हम क्या बोल देते हैं, बिगिनिंग में ही आपके साथ एक डील कर लेते हैं कि देखो हम आगे चेक करके जाएंगे कि यहां तक का काम कंप्लीट हो गया तो हम मानेंगे 20% काम खत्म, ये वाला काम हो जाएगा तब मानेंगे 40% काम खत्म, फिर कोई एक लेवल पे बोले ये लेवल तक का काम हो जाएगा तो 60% काम खत्म, फिर 80 और फिर 100। मान लो 5 ब्रेकअप में बात हुआ। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि घर का जैसे ही नक्शा बन जाएगा, मैप, हम आपका मान लेंगे 20% काम कंप्लीट। जैसे ही आप वॉल्स को रेडी कर दोगे हम मान लेंगे 50% काम खत्म। रूम का ब्रेकअप, किचन का ब्रेकअप, वॉशरूम का ब्रेकअप, बालकोनी का ब्रेकअप, ये जब आप रेडी कर दोगे पूरा स्ट्रक्चर, मान लेंगे 50% काम खत्म। जैसे ही घर का फ्लोर रेडी हो जाएगा हम मान लेंगे 80% काम खत्म। और जैसे ही गेट वेट खिड़की विड़की सब लग जाएगा हम मान लेंगे 90% काम खत्म। और जैसे ही कलर वलर करके आप पूरा रेडी कर दोगे हम मान लेंगे 100% काम खत्म। तो ये जो जितना परसेंटेज काम जब खत्म हुआ उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है बेटा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में इतना % काम खत्म, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाई हो गया कि इतना काम खत्म। अब मान लो हम 10 तारीख को आए आपके यहाँ पे, चेक करके गए और हम बोले 40% काम खत्म हो गया, तो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। यस सर। यस सर। अब अगला हम आएंगे, मान लो 25 तारीख को देखने दोबारा आएंगे, तो इस बीच में जो भी काम आप कर रहे हो वो काम तो कंप्लीट आप अपने एंड पे कर लिए, लेकिन कोई अभी तक अप्रूवल नहीं मिला ना कि इतना काम सर्टिफाइड नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 25 तारीख को सर्टिफाइड होगा। अब मान लो 25 तारीख को आगे हम सर्टिफाई कर गया कि हाँ चलो 50% काम खत्म, ये 25 मार्च का बात हो रहा है। अब 31 मार्च आएगा, अब अगला विजिट हम करने वाला है 10 अप्रैल को। 25 मार्च को हम आया और हम बोला इतना काम सर्टिफाइड हम दे गए कि हाँ एकदम सही है, इतना काम खत्म मान लिया। अब अगला विजिट हम करने वाला है लेट्स से 10 अप्रैल को, लेकिन आपको तो 31 मार्च को अपना पीएल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक कोई काम हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। काम तो हुआ है, लेकिन उस काम का आपको अप्रूवल मिल गया है कि हाँ इसको कंप्लीट मान लेते हैं, सर्टिफाइड हो गया है क्या वो काम? नहीं सर। तो उस काम को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब काम तो हो गया लेकिन अब तक सर्टिफाई नहीं हुआ कि खत्म माने कि नहीं माने। जब तक सामने वाला आगे चेक करके अप्रूवल नहीं देगा तब तक तो खत्म तो मानेंगे नहीं, सर्टिफिकेशन तो मानेंगे नहीं उसको। तो ये बात समझ में आया, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड किसको बोलते हैं? हाँ सर। यस सर। और आखिरी इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल वर्ड का मतलब ही होता है एज्यूम्ड, मान लेते हैं, एजम्पशन। तो नॉशनल प्रॉफिट मतलब एज्यूम्ड प्रॉफिट। तो हम कौन कौन से काम का वर्ड का बात किया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड, नॉशनल प्रॉफिट। इनका मीनिंग्स क्लियर है? यस सर। चलो अब हम बनाना सीखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो 2 पेज, 1 पेज का नोट्स है। अगर ये 1 पेज का नोट समझ में आ गया ये चैप्टर खत्म आज ही, फिर खाली सम बनाना है। देखो हम सम चालू कैसे किया, फॉर्मेट आपको एकदम लेजर वाला नजर आ रहा होगा, बस खाली डेट का कॉलम नहीं है, या यूं बोल लो ट्रेडिंग पीएल वाला फॉर्मेट नजर आ रहा होगा। पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग पीएल वाला फॉर्मेट। चलो ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं ट्रेडिंग पीएल में? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग पीएल में क्या लिखते हैं? इनकम या क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग पीएल में यही सब लिखते थे ना? यस सर। तो देखो यहाँ पर भी बेटा वही करेंगे। हम पहला ही क्या आइटम लिखा? 2 बैलेंस बीडी, फिर लिखा 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 प्लांट एट साइट। देखो एक साथ आप, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो तो आपका एक साथ 4-5 साइट पे काम चल रहा होगा ना। हावड़ा में भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे होगे, कलकत्ता में भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे होगे, सॉल्ट लेक में भी कोई आप बिल्डिंग बना रहे होगे, राजारहाट में भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे होगे। कंस्ट्रक्शन वालों का तो एक साथ बहुत जगह काम चलता है। हर कंस्ट्रक्शन की जगह को आप एक साइट बोलते हो ना, बोलते हैं ना साइट विजिट करके आए हैं अभी। यस सर। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन ये सब पड़ा रहता है ना जब तक वहां काम कंप्लीट नहीं होता। फिर वहां का काम कंप्लीट तो वहां से सब चीज उठाए और दूसरे साइट पे पहुंचा दिए।
जहां रिक्वायरमेंट है अभी। तो देखो पहला ही आइटम, इसलिए टू बैलेंस बीडी मतलब कोई भी चीज का ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद टू मटेरियल, टू लेबर मतलब इस बार कितना मटेरियल भेजे साइट पे, टू लेबर मतलब इस बार अभी तक लेबर का कितना खर्चा हो गया साइट पे, टू प्लांट एट साइट मतलब कितना मशीन भेजे हैं उस साइट पे, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, टू अदर एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, कोई भी अगर खर्चा हो गया है लेकिन अभी तक दिए नहीं है पैसा, लेकिन उसको रिकॉर्ड तो करते हैं ना अपने अकाउंट्स में, Yes, sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आ गया आपका डेबिट में। अभी क्रेडिट में क्या आया, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। देखो साइट पे कोई मटेरियल अगर काम नहीं लगेगा, साइट पे मटेरियल भेजे तो डेबिट में लिखे टू मटेरियल बोल के। अब मान लो हम साइट पे 10 केजी रॉ मटेरियल भेजे, सीमेंट भेजे 10 केजी, वहां पर बोला गया अभी तो 8 ही केजी काम लगेगा, 2 केजी अभी कोई काम लगने वाला नहीं है, तो वहां पड़ा पड़ा तो खराब हो सकता है ना, पानी में भीग के और होके पड़ा पड़ा साइड में, इससे अच्छा वापस उसको स्टोर रूम में भेज दो। तो डेबिट में हम लोग वो आइटम लिखे थे जो मेरा उस साइट पे खर्चा हुआ, और क्रेडिट में मटेरियल रिटर्न जो आ गया साइट से वापस, तो मटेरियल गया था तो डेबिट में लिखे थे, मटेरियल साइट से वापस आ गया तो क्रेडिट में लिखेंगे, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अच्छा पूरा मटेरियल वो रिटर्न भेज देगा कि कुछ वहां रख के भी रख सकता है, कुछ रख सकते हैं। मतलब यूज नहीं हुआ लेकिन वहां पड़ा, ऐसा हो सकता है ना। Yes, sir. यस सर। तो उसके लिए हम लिखे टू मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट, तो पहले लिखे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो रिटर्न आ गया जितना वहां पे क्लोजिंग पड़ा है। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना क्रेडिट में, यस सर। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, बाय मटेरियल एट साइट लिख के। बाय प्लांट एट साइट, देखो बिगनिंग में जितना का प्लांट भेजे थे एंडिंग में उतने ही प्लांट का वैल्यू बचेगा, क्योंकि डिप्रिशिएट होकर कुछ कम हो जाएगा। बड़ा बड़ा वो जो जेसीबी मशीन लगता है, बड़ा बड़ा ट्रॉली लगता है, वो माल को ऊपर पहुंचाने के लिए लिफ्ट लगता है, ये सब मशीन लगती है ना साइट पे। यस सर। तो बिगिनिंग में, साल के बिगिनिंग में जब हम मशीन भेजे थे तो टू प्लांट एट साइट डेबिट में लिखे थे मान लो 10 लाख का, तो ईयर एंड आते आते उस मशीन का वहां पे 10 लाख वैल्यू होगा कि कुछ डिप्रिशिएट होकर वैल्यू कम हो जाएगा, डेप्रिशिएट होगा। मान लो 9 लाख हो जाएगा 10 लाख का, यस। तो 1 लाख से कम हुआ। आपके पास इस चीज को दिखाने का दो तरीका है, या तो ओपनिंग प्लांट डेबिट में लिख दो और क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू क्रेडिट में लिख दो। आपको एग्जाम में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यू दे देगा मशीन्स का, प्लांट का, तो या तो ओपनिंग प्लांट डेबिट में लिख दो और क्लोजिंग प्लांट बाय प्लांट एट साइड लिख के क्रेडिट में लिख दो, या फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के डिप्रिसिएशन खाली डेबिट में लिख दो, जैसे आप पीएल में करते थे, खर्चा को डेबिट में दिखाना, मशीन को यूज करने के खर्चे को क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, है यस ना। सर। तो यहाँ Yes, पर sir. आपके पास दो तरीका है, या तो टू प्लांटेड साइट लिखो ओपनिंग जितना भेजे थे, और बाय प्लांटेड साइट लिख दो जितना साइट के ऊपर अभी भी क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू बचा हुआ है। आपको एग्जाम में दोनों वैल्यू दे देगा ओपनिंग क्लोजिंग, या फिर डिफरेंस निकाल के सिर्फ डिप्रिसिएशन लिख दो, बात एक ही होता है। और क्या आएगा क्रेडिट में, बाय मटेरियल लॉस, जितना मटेरियल लॉस हो गया वो भी आ जाएगा। अब जो बचा वो बैलेंस सीडी बचा, जैसे ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं कॉस्ट टिल डेट, क्योंकि ये हर साल के लिए बन रहा है और काम लेकिन 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल में खत्म होगा, तो हर ईयर एंड में एक बार इस फिगर को निकाल लिए, कॉस्ट टिल डेट। तो यहां तक के आइटम्स क्लियर है, हम आगे बढ़े। यस सर। देखो इसी को ही फिर ये कॉस्ट टिल डेट यानी बाय बैलेंस सीडी को ही हम डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखा, और अब देखो क्रेडिट में दो आइटम लिखा, बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो हम पहला पार्ट बनाया अपने लेजर का, जिसमें हम कॉस्ट टिल डेट निकाल लिया बाय बैलेंस सीडी के रूप में, कॉस्ट टिल डेट बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब हम उसी को टू बैलेंस बीडी लिखा, और जितना वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड हुआ है क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, चिंता का बात नहीं, गिवन होगा, उसको क्रेडिट में लिख देंगे। अब देखो मेरे डेबिट में जो बैलेंस बचा उसको हम क्या नाम दिया, टू नॉशनल प्रॉफिट। यही हमको निकालना था कि मेरा अंदाजा के हिसाब से कितना प्रॉफिट इस बार हुआ है।
तो हम पहले टू बैलेंस बीडी जितना मेरा पहले वाले ब्रेकअप से कॉस्ट निकल कर आया वो लिखे, जो मेरा ऊपर हेड में बाई बैलेंस सीडी था उसी को टू बैलेंस बीडी के रूप में कैरी फॉरवर्ड किए, बाई वर्क सर्टिफाइड बाई वर्क अनसर्टिफाइड लिखे और नॉशनल प्रॉफिट निकाल लिए। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आई बात सबको? श्वेता, वैष्णवी? यस सर। अब देखो आखिरी काम करना और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर क्या करना है? बेटा एक बात बताओ, ये प्रॉफिट आपका एज्यूम्ड है कि एक्यूरेट प्रॉफिट है? एकदम अज्यूम। क्यों एज्यूम्ड है? आप तो खर्चा में से कमाई को माइनस किए और आप प्रॉफिट निकाले हो, तो एज्यूम्ड क्यों है ये? बिकॉज काम भी फिनिश हुआ नहीं है। एग्जैक्टली बेटा, एक तो सर हम कमाई में से खर्चा माइनस किए ही नहीं, हम तो अभी तक जितना सर्टिफिकेट मिला है उसी में से खर्चा को माइनस किए हैं और वर्क अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड। हो सकता है सर अगले साल हम जितना खर्चा सोचे थे उससे ज्यादा लग गया, तो हम जो सोचे वो प्रॉफिट तो नहीं भी हो सकता है फिर, है ना? हम सोचे थे मटेरियल टोटल 25 लाख में काम हो जाएगा, लेकिन अगले साल इन्फ्लेशन बढ़ गया अचानक और मटेरियल का प्राइस हाई हो गया, तो अब अगले साल तो मटेरियल ज्यादा लग जाएगा मेरे एजम्पशन से, प्राइस कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। हम सोचे थे लेबर टोटल 3 लाख में काम कर देगा, मेरा लेबर अड़ गया, 3.5 लाख के नीचे काम नहीं होगा, तो अगले साल हो सकता है ना मेरा जितना एज्यूम्ड कॉस्ट है अगले साल के लिए वो सब बढ़ जाए, जिसके कारण उतना प्रॉफिट नहीं हो जितना हम सोचे थे। इसीलिए इस प्रॉफिट को क्या नाम दिए? नॉशनल प्रॉफिट, एज्यूम्ड प्रॉफिट। अब देखो मजेदार चीज और आखिरी चीज चैप्टर का, इस नॉशनल प्रॉफिट को हम पूरा का पूरा पीएल में नहीं भेज सकते। हम क्या बोले? इस नॉशनल प्रॉफिट को हम पूरा का पूरा पीएल में नहीं भेज सकते। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये एज्यूम्ड प्रॉफिट है, हम इसको एग्जैक्टली कैसे मान लें? तो सर आप क्या करना चाहते हैं? हम इसमें से थोड़ा प्रॉफिट प्रोविजन बना के रखना चाहते हैं कि हो सकता है हम जितना सोचे उतना प्रॉफिट नहीं हो। प्रोविजन का यही तो मतलब होता है कि लॉस या रिस्क के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए सोचना कि इतना शायद न हो, हम डेटा से पूरा रियलाइज न कर पाए तो पीबीडीडी बनाते हैं, वैसे यहाँ पे पूरा प्रॉफिट ना कमा पाए तो इसका हम प्रोविजन बना के रखना चाहते हैं। ये हो सकता है ना? अब इसी का कैलकुलेशन अपने को सीखना है कि कितना हम प्रोविजन बुक करें सर और कितने नॉशनल प्रॉफिट को पीएल में भेज दें। देखो मेरा जो थर्ड ब्रेकअप हम इसमें क्या किए हैं, बाई नॉशनल प्रॉफिट लिखे हैं क्रेडिट में, जो मेरा डेबिट में टू नॉशनल प्रॉफिट निकल कर आया था बैलेंसिंग फिगर उसको ट्रांसफर किए क्रेडिट साइड में बाई नॉशनल प्रॉफिट लिख के, और देखो डेबिट में हम क्या किए, टू प्रोविजन टू पीएल, है ना? यानी नॉशनल प्रॉफिट का हम दो ब्रेकअप कर दिए, कुछ को प्रोविजन बुकिंग में डाल दिए और कुछ को पीएल में प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आई? करना क्या है पूरा? बस यहीं पे सब खत्म है, सब यहीं पे खत्म है। प्रेजेंटेशन में ये जो नीचे का और एक पार्ट बचा हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, वो बच्चा वाला चीज है। असली कहानी यहीं तक है, ये नॉशनल प्रॉफिट निकालना और उसमें से कुछ पार्ट पीएल में और कुछ पार्ट प्रोविजन बुकिंग कर देना। यहां तक का प्रेजेंटेशन पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो। अब बेटा आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, सर कितना प्रोविजन बुकिंग करें और कितना पीएल में डालें? तो बेटा पीएल में कितना डालें वो हम आपको निकालना सिखा देगा और जो डिफरेंस बचे वो प्रोविजन में डालना आप जान जाओगे। इस नॉशनल प्रॉफिट में से कितना पीएल में बुक करें ये कैलकुलेशन हम आपको सिखाएगा। यही एक मात्र कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, तो जो भी डिफरेंस होगा वो अपने आप प्रोविजन में बुक हो जाएगा ना सर, क्योंकि नॉशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप पीएल में डाल दोगे अगर, तो जो डिफरेंस बचे उसी का प्रोविजन बुकिंग करके रख देना। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ये दो वर्किंग हमको सीखना है। पहला, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। इस ईयर एंड में 31 मार्च के दिन कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हो गया, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हम पीएल में ट्रांसफर करें।
तो सर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन कैसे निकलेगा? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अरे भाई जितना का वर्क सर्टिफाइड हो गया है वो काम तो हम कंप्लीट मान ही सकते हैं ना। जितना का जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जितना काम को वो सर्टिफाई करके चला गया है क्या हाँ इतना काम अब कंप्लीट हो गया है, तो उतना काम को तो हम कंप्लीट मान ही सकता है ना। यस सर। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या बना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन का, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। एक एग्जांपल दें, आप हमको 1.5 करोड़ में पूरा बिल्डिंग बनाने का मौका दिए थे और 80% का आप हमको यानी 80 लाख का आप हमको सर्टिफिकेट दे दियो क्या 80 लाख तक का काम कंप्लीट, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 150 लाख इनटू 100 आपका वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज निकल सकता है। कितना निकलेगा? मेरा एग्जांपल के हिसाब से अगर हम चलें 80 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 53.33% काम कंप्लीट हो गया मतलब, ठीक है ना। चलो सर ये तो जान जाएंगे कि परसेंटेज कितना हो गया। अभी परसेंटेज का करना क्या है, देखो अगर यह परसेंटेज 25 से कम निकल कर आए, यही ट्रिक अब समझना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर सम्स करना है हम लोगों को आज 2 केवल। ये जो मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकल कर आएगा अगर ये 25% से कम निकले अभी तो फिर कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग करने का दरकार नहीं है, पूरा का पूरा क्या कर दो प्रोविजन में डाल दो। भैया इतना कम काम खत्म हुआ है सिर्फ 25%, तो भैया आप ये मानो कि अभी प्रॉफिट का कुछ बुक करने का दरकार नहीं है, अभी कोई प्रॉफिट एज्यूम मत करो, पूरा का पूरा प्रोविजन में डाल दो। मतलब पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे ये सीख रहे हैं हम लोग, तो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल कितना हो जाएगा 0। तो जो पूरा का पूरा मेरा नॉशनल प्रॉफिट निकल कर आया उसको प्रोविजन में डाल देंगे। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मोर देन 25 बट लेस देन 50% हो तो 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट हम पीएल में डाल सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट का क्या करेंगे प्रोविजन बुकिंग। अगर यह परसेंटेज कंप्लीशन 50 से ज्यादा लेकिन 90% तक आए तो आप 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी आप प्रोविजन में डालो। और 90% से भी ज्यादा का अगर वर्क सर्टिफाइड मिल जाए तो फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ भी प्रोविजन करने का दरकार नहीं है, क्योंकि 90% काम खत्म मतलब आपका मेजोरिटी वर्क खत्म हो चुका है, कुछ काम जो बाकी है उनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। अब आखिरी टॉपिक पे बोल के हम सम्स की तरफ जा रहे हैं। सर बस सीधा सीधी नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 या 2/3 या निकाल के डाल दें क्या? नहीं, ये 1/3 2/3 निकलने के बाद भी आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है सर? देखो हम लिख दिए नॉशनल प्रॉफिट इंटू या 1/3 या 2/3 जो यहां से निकल कर आए इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये जो फिगर आएगा ये पीएल में जाएगा। तो सर आप ये ऊपर क्या किए, हम ऊपर केवल ये निकाला है कि 1/3 कब लगेगा 2/3 कब लगेगा, नील कब होगा और फुल कब होगा। नील और फुल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, अगर नील है तो पूरा का पूरा फिगर प्रोविजन में डाल दो, कोई फॉर्मूला लगाने की दरकार नहीं है। अगर 90% से ज्यादा वर्क कंप्लीशन है तो पूरा का पूरा पीएल में भेज दो, कुछ भी प्रोविजन करने का दरकार नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगाने का दरकार नहीं है। लेकिन अगर 1/3 या 2/3 वाले में निकलते हो मतलब मोर देन 25% लेस देन 50 या मोर देन 50 लेस देन 90 तो फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? नॉशनल प्रॉफिट इंटू या 1/3 या 2/3 दोनों में से कोई एक लगेगा इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। जो आंसर आएगा वो पीएल में डालो और जो डिफरेंस बचे नॉशनल प्रॉफिट से वो प्रोविजन में डालो। बात क्लियर है? मोटा मोटी 50% 60% बात समझ में आ गई, बाकी सम्स में आ जाएगा समझ में अगले 5 मिनट में। हम सम्स की तरफ जाएं कि किसी को कुछ दोबारा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? चलो देखो सम पढ़ते हैं। बोला द फॉलोइंग अमाउंट हैज बीन स्पेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अनफिनिश्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। आप दिसंबर में अकाउंट बनाते हो 31 दिसंबर को और आपको कुछ डिटेल दी हुई है एक अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बोल रहा है मटेरियल सेंड टू साइट, आप कितना का मटेरियल भेजो इस बार साइट पे 85,349। किधर लिखेंगे डेबिट की क्रेडिट?
Debit. डेबिट. लेबर एंगेज्ड ऑन द साइट 74,375, डेबिट की क्रेडिट. Debit. प्लांट इंस्टॉल्ड एट साइट 15,000, डेबिट की क्रेडिट. Debit. डेबिट डेबिट डेबिट. डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट. एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, डेबिट. Debit. मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, Credit. Credit. वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड सर अभी बात मत कीजिए, इसका काम बाद में लगाएंगे. मटेरियल इन हैंड, साइट पे मतलब मटेरियल पड़ा है अभी. मटेरियल हैंड का मतलब Credit. साइट पे Closing मटेरियल पड़ा है. stock. क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे? क्रेडिट. Credit. हाँ. वेजेस एक्रूड ड्यू ऑन 31 दिसंबर, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब. Debit. वेरी गुड. डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. Debit. वैल्यू ऑफ द प्लांट एट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के दिन प्लांट का वैल्यू 11,000, क्रेडिट. Credit. सारे क्लोजिंग क्रेडिट में आ जा रहे हैं बेटा, है ना. हाँ सर. या तो आप ये कर लो कि ओपनिंग प्लांट कितना था, प्लांट कितना का भेजे थे साइट पे 15,000 का, और क्लोजिंग कितना बचा है 11,000, मतलब इस साल 4,000 का यूज हुआ है. हाँ. तो वो 4,000 या तो डेबिट में डाल दो खाली, या आपको नहीं हाँ, उतना माथा पच्ची depreciation. करना है, डिप्रिसिएशन के बोल के 4,000 डाल दो, या आपको इतना माथा पच्ची नहीं करना है तो 15,000 डेबिट में लिख दो, 11,000 क्रेडिट में लिख दो, अपने आप 4,000 डेबिट हो गया ना. हाँ सर. Yes, sir. चलो ठीक है. आपको क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन दिया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैज बीन एग्रीड एट 2,50,000. पूरा काम का कॉन्ट्रैक्ट कितना में खत्म करने का मिला है मेरे को? 2,50,000. एंड कैश हैज बीन रिसीव्ड ऑफ 1,80,000, और अब तक कैश कितना मिल चुका है? 1,80,000. ये इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है. बोला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाओ. तो देखो हम सबसे पहले क्या किए, हम लिखे टू मटेरियल, टू लेबर, टू प्लांट एट साइट, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस. एक सेकेंड. हाँ. टू एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस सब लिख दिए डेबिट में. क्रेडिट में क्या क्या लिखे? बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल एट साइट, बाय प्लांट एट साइट. तो डेबिट में मेरा क्या क्या आइटम आ रहा है? टोटल आ रहा है डेबिट का मेरा 1,84,657. Yes sir. हम ये फिगर जोड़े, एक मिनट मार्किंग करके दिखा देते हैं. हाँ, हम ये सब आइटम जोड़े और इनसे माइनस, ये सब आइटम सॉरी यहाँ तक ये सब आइटम जोड़े, मेरा टोटल आया 184,657. उसमें से ये 549, 1,883 और 11,000 माइनस किए तो मेरा बैलेंस सीडी यानी कॉस्ट टिल डेट आया 1,71,225. Yes sir. अब Yes, हम sir. बैलेंस को यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 171,225. Yes, और यहाँ पे लिखे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड. यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा अलग वे में बनाता है, आपको दरकार नहीं है वो काम करने का. ये लोग क्या करते हैं, यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर यहाँ बैलेंस सीडी करके, फिर दोबारा एक बार फॉर्मेट खींच के, फिर ये लोग वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं. आपको ये करने का दरकार नहीं है, आप यहाँ पे सीधा सीधी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों लिख दोगे. तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस यानी वर्क सर्टिफाइड कितना बता रहा है क्वेश्चन? ये रहा मेरा वर्क सर्टिफाइड बता रहा है 4,500. 1,95,000 और वर्क अनसर्टिफाइड बता रहे हैं 4,500. ठीक है, हम ये दोनों फिगर यहाँ लिख दिए. हम क्या किए यहाँ पे, वर्क सर्टिफाइड लिख दिए 1,95,000 और वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिए 4,500. तो अब ये 171 इधर 225 आ रहा है और उधर में 4,500 और 1,95,000. तो मेरा नॉशनल प्रॉफिट कितना बचेगा? 4,500 प्लस 1,95,000 माइनस 171,225. मेरा फिगर आ रहा है 28,275. इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू नॉशनल Notional. प्रॉफिट. ठीक है सबको?
अब यहाँ पर हमको ये Yes. दोबारा लिखने का दरकार नहीं है, हम यहाँ पे बाई नॉशनल प्रॉफिट लिख सकते हैं 28,275। सॉरी, यहाँ तक सबको क्लियर है? हमको यहाँ पे Yes, बैलेंस sir. करने का Yes, sir. दरकार भी नहीं है। Yes. अब बेटा हमको थोड़ा पैसा पीएल में छोड़ना है और थोड़ा पैसा प्रोविजन को बैलेंस कर देना है। कितना पीएल में जाएगा यही तो कैलकुलेट करना सीखना है ना बेटा। Yes, sir. तो ये निकालने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। Percentage. चलो यहाँ निकालो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अरे बाबू याद नहीं रखना फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक लगाओ। अब तक कितना काम खत्म हुआ, टोटल काम कितना था, इनटू 100। हम क्या बोले? अब तक कितना काम खत्म हुआ डिवाइडेड बाय टोटल काम कितना है इनटू 100। तो अब तक काम कितना खत्म हुआ ये कैसे पता चलता है? जितना का सर्टिफिकेट मिल गया उतना काम कंप्लीट, और टोटल काम क्या होता है? जितना का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, है ना? Yes, sir. तो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 100 78. ना। अरे आप बताओ, हम तो खुद कैलकुलेट नहीं किए। 78%. 250, हाँ 78% काम कंप्लीट। तो बेटा हम कौन से ब्रैकेट में आ रहे हैं मेरे रूल के हिसाब से? 2/3. वेरी गुड। मोर देन 50, लेस देन 90, Yes. 2/3 पे आ रहे हैं। बस अब फॉर्मूला लगा दो और सॉल्यूशन निकाल दो। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, रुको यहीं पर स्पेस है, यहीं यूज करते हैं इसको। हाँ, मेरा फॉर्मूला क्या है? नॉशनल प्रॉफिट इनटू Into 2/3. 2/3 की बनता है 2/3 इनटू 2/3. कैश रिसीव बाय Cash receipt. Yes. तो नॉशनल प्रॉफिट मेरा कितना आया था? 28,000 समथिंग आया था। रुको देख लेते हैं। 275. मेरा आया था फिगर 28,275। तो 28,275 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट कितना हो चुका अब तक? 1,80,000। और कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड कितना है मेरा? 1,95,000। तो सॉल्व करेंगे 28,275 17,400. कितना आ रहा है? 17,400. 17,400। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। पीएल में कितना गया? 17,400। बाकी का क्या करेंगे? सब प्रोविजन। तो 28,275 नेशनल प्रॉफिट था, उसको 17,400 पीएल में भेज दिए। तो जो बचा वो प्रोविजन बुकिंग हो गया वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा आखिरी Yes, पैराग्राफ जो हम समझाए नहीं थे वर्किंग करते वक्त, हम समझाते वक्त ये लास्ट पैराग्राफ नहीं सिखाते ना कि पीएल में ट्रांसफर के बाद भी सर सब में आप तो कुछ तो किए हैं, बट वो आप समझाए नहीं। बेटा यही अकाउंट तो अगले साल कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि आपका काम कंप्लीट थोड़ी ना हो गया, है ना? Yes, sir. तो कुछ Yes, sir. नहीं करना है बेटा। जो जो यहाँ आउटस्टैंडिंग था, यहाँ पे क्या क्या आउटस्टैंडिंग था, साइट पे अभी भी क्या क्या पड़ा है? एक तो ये मटेरियल और एक प्लांट। Yes, sir. Yes. देख लो यहाँ पे मटेरियल और प्लांट को ओपनिंग लिख दिए। अरे बाबा इस ईयर का क्लोजिंग अगले ईयर का ओपनिंग बन जाएगा ना साइट पे। Yes, sir. वैसे ही इस हाँ। ईयर का ये दोनों आउटस्टैंडिंग था, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उनको यहाँ लिख दो। ठीक है? Yes, sir. और आखिरी काम एक और करना है, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ऐड करना और माइनस ये जो प्रोविजन निकाले हो ना, ये माइनस कर देना। तो तुम्हारा इस ईयर का कॉस्ट टू डेट निकल जाएगा। ये ओपनिंग हो गए। अब सेकेंड ईयर में फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट करो, अगर सेकेंड ईयर में भी काम खत्म नहीं हुआ है तो। और अगर सेकेंड ईयर में काम खत्म हो गया है तो बस सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट निकले उसको नॉशनल प्रॉफिट नहीं, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. और अगर ये काम थर्ड ईयर तक भी चला तो जो अभी प्रोसेस किए पूरा का पूरा सेकेंड ईयर में फिर रिपीट करते, सेकेंड ईयर का भी नॉशनल प्रॉफिट निकालते, उसमें से भी कुछ प्रोविजन में डालते। अगर 90% से कम काम खत्म हुआ है कुछ पीएल में डालते, और अगर पूरा काम खत्म हो गया है तो पूरा पीएल में डाल देते। ठीक है? Yes, sir. चलो एक सम और देख लें तो पिक्चर क्लियर होगा सर। तो देखो ऑन 1 अप्रैल 2018
कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड स्टार्टेड अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक नंबर दे के रखे, एक ऑर्डर मिला है आपको। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज, बैरेज बनाना है, मतलब नदी पे एक टाइप का पुली टाइप का हुआ। कितना कॉन्ट्रैक्ट है? 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 80 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और मेरा बजट कितना है, कितना खर्चा करेंगे हम? 1.5 करोड़। 1 crore 50 lakh. तो बाकी 30 करोड़ का कमाई कर लेंगे। मेरा प्लान तो यही है। पर्टिकुलर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। मटेरियल इशू किया आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 लाख रुपया का। मटेरियल रिटर्न आ गया स्टोर पे 75,000, ये डेबिट में जाएगा। yes मटेरियल sir, इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल रिटर्न आ गया स्टोर Yes. पे, वो क्रेडिट में। credit मटेरियल इन हैंड वो भी क्रेडिट में। Yes. वेजेस debit Capital. प्लांट एट कॉस्ट 5 लाख ओपनिंग दिया है कॉस्ट। और यहाँ पर बेटा आपको क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया है, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज दे दिया है। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे या तो 2 डेप्री लिख लो और कितना फिगर 5 लाख का 20% 1 लाख लिख दोगे, 1 लाख, या फिर आपके पास एक तरीका और है, आप 2 प्लांट लिख के 5 लाख लिख दो और यहाँ पे बाई प्लांट फिर बैलेंस लिख के 4 लाख लिख दो। बात तो एक ही है ना? yes sir, बाकी Yes, लोग sir. मेरी बात समझ में आई हम क्या किए अभी? Yes, या तो sir. हम डेप्रिसिएशन 1 लाख लिख दें चुपचाप डेबिट में 5 लाख का 20% निकाल के, या फिर ओपनिंग वैल्यू पूरा 5 लाख डेबिट में लिख दे जो साइट पे गया मशीन मेरा प्लांट, और क्लोजिंग वैल्यू क्योंकि पता है अगर 1 लाख का डेप्रिशिएट होगा तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचनी चाहिए मेरे पास 4 लाख, वो लिख दो। बात एक ही है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिया है 90,000, ये डेबिट में आएगा। debit जनरल ओवरहेड बोला एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, जनरल ओवरहेड भी खर्चा हुआ है, डेबिट। debit कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, मतलब वर्क नॉट सर्टिफाइड भी है, not set, तो नॉट सर्टिफाइड अभी तक 6 लाख है मेरे को। अब देखो मजेदार लैंग्वेज दिया, थोड़ा जजमेंट करना। बोल रहा अप टू द क्लोज ऑफ द पीरियड अ टोटल सम ऑफ 86,40,000 being 90% of work certified was received। तो ये जो 8640 है क्या दिया है मेरे को, ये लाइन जरा रीड करके कोई हमको समझाओ। uh, 86,40,000 into 100 by 90 करके वर्क सर्टिफाइड आ जाए। यानी ये क्या दिया है आपको बेटा? अमाउंट रिसीव्ड यानी कैश रिसीव दे दिया है ना? Yes, sir. मेरे को कैश रिसीव दिया है 86,40,000 और बोल रहा है ये वर्क सर्टिफाइड का 90% है। तो ये अगर 90 है तो 100 कितना होगा? मेरा वर्क सर्टिफाइड भी निकल जाएगा इससे, है ना? yes sir, Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में देखो वर्क सर्टिफाइड गायब था, वो आपको निकालने बोल दिया। तो 86,40,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 यानी 96 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, yes चलो Yes, अब बस सम्स में पुटिंग देख के खत्म करते हैं। तो देखो पहले 2 मटेरियल 30 लाख लिखिए, 2 वेजेस 60 लाख, ये देखो प्लांट ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, ठीक है ना? डायरेक्ट Yes, एक्सपेंस sir. 90,000, Yes, जनरल ओवरहेड, मटेरियल एट स्टोर, मटेरियल एट साइट करके हम कॉस्ट टू डेट निकाल लिए 90,10,000। अब ये 90,10,000 यहाँ लिखे और यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिख दिए, यहाँ पे पूरा 96 लाख लिख देंगे हम अपना ही प्रोसेस करेंगे, हमको ये बुक का नहीं करना। तो हम यहाँ पे जैसे ही बैलेंस बीडी 96 लाख लिख के हम यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड दोनों लिख दिए 96 लाख और 6 लाख। तो मेरा यहाँ पे नॉशनल प्रॉफिट निकल आएगा, कितना आएगा मेरा Yes, नॉशनल प्रॉफिट? 96 लाख प्लस 6 लाख कितना होता है? 1 करोड़ 2 लाख, yes sir, और माइनस इधर में कितना है मेरा 90,10,000 यानी मेरा नॉशनल प्रॉफिट कितना आएगा 96 लाख प्लस 6 लाख
माइनस 90,10,000, 11,90,000 मेरा नॉशनल प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। Yes, sir. अब यहाँ Yes, पे sir. हम ये सब कुछ नहीं लिख के हम यहाँ बाई नॉशनल प्रॉफिट लिख लेंगे 11,90,000। अब इसमें से कुछ पीएल में भेजना और कुछ प्रोविजन में। Provision. तो पहले हम निकालेंगे क्या, Percentage. Percentage of work. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है सर। तो निकाल लो बेटा, क्या है फॉर्मूला, जितना काम खत्म हो गया डिवाइडेड बाई टोटल कितना काम था। तो यानी वर्क सर्टिफाइड बाई Work certified. प्राइस इनटू 100। Yes, वर्क sir. सर्टिफाइड मेरा 96 लाख निकाले हम खुद ही। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा कितने का था, 1,80,00,000 है ना, इनटू 100 Yes, sir. कितना आएगा परसेंटेज, 96 बाई 1,80,00,000, 96 बाई 180, 96 डिवाइडेड बाई 180, 53.33% आ रहे हैं। Yes, sir. तो क्या लें, 1/3 की 2/3, 2/3. हाँ 2/3. 2/3। तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा था, 11,90,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव कितना है क्वेश्चन में, 86,40,000। 40,000. कितना है, 96 लाख सर हम ही लोग निकाले थे। सॉल्व करो, 11,90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 96 लाख इंटू 86,40,000, 7,14,000 आ रहे हैं, ठीक है। Yes. इसको क्या करना है, 7,14,000 पीएल में डालेगी रिजर्व में या प्रोविजन में। PL. हाँ कभी कभी ना आदमी हड़बड़ा जाता है, इसको रिजर्व में बाकी को पीएल में डाल देता है, वो गलती मत करना। तो हम पीएल में ट्रांसफर करना सीख रहे हैं। 7,14,000 किए, बाकी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस 4,76,000। Provision. अब हम क्या करेंगे सर, जो पिछला साल का क्लोजिंग था सबको ओपनिंग बना देंगे। मटेरियल एट साइट पड़ा है 1,80,000 और मेरा इधर में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है नहीं, वरना उसको यहाँ डाल देते। चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो मटेरियल एट साइड 180 डाले, प्लांट बचा है 4 लाख का वो डाले। अब सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों को ऐड किए और प्रोविजन को माइनस Minus कर दिए, तो मेरा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट। तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बात क्लियर है।